हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लगातार आरओ एआरओ की क्लास को देख रहे हैं और हम साइंस की 7 क्लास अभी तक देख चुके हैं। तो आज का हमारा जो क्लास नंबर होने वाला है वो क्लास नंबर होने वाला है हमारा 8 नंबर की, यानी कि आज की जो हमारी क्लास है वो किस नंबर की है देखिएगा, 8 नंबर की हमारी क्लासें हैं आज। और इससे पहले भी हम 7 क्लासें और 7 क्लासों के मतलब की अगर हम बात करें तो 140 प्रश्न हम 7 क्लासों में देख चुके हैं। कुल मिला के हमने आपको बताया था कि साइंस की हम 15 प्लस क्लासें करने वाले हैं और ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 10 से 12 नंबर के आपके साइंस के प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और ये सभी लोगों को पता है। पिछली बार अगर हम बात करें तो 12 प्रश्न साइंस से पूछे गए थे, तो हो सकता है इस बार भी आपके 12 प्रश्न पूछे जाए या 13 प्रश्न पूछे जाए, 11 प्रश्न पूछे जाए। लेकिन आप अगर साइंस को इग्नोर करेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हम साइंस के 300 प्रश्न हल करते हैं तो उम्मीद रखिएगा अगर 12 प्रश्न आते हैं तो आप 11 प्रश्न ऑटोमेटिकल हल कर देंगे। हो सकता है 12 प्रश्न भी आप हल कर दें साइंस के, यानी टोटल कंप्लीट साइंस आपको देखने वाली है। ठीक है, एग्जाम में यही साइंस आपको देखने वाली है और इसी साइंस पे हम वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, साइंस के बारे में हमने हर वीडियो में बात की है कि साइंस क्या होता। तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में दो ही शब्द निकलते हैं, क्यों और कैसे। अगर ओवरऑल अब हमसे कोई पूछे कि साइंस किसे कहते हैं, तो जिसमें क्यों और कैसे की जानकारी हो जाए, जिसमें क्यों और कैसे की अगर हमको जानकारी हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं साइंस। तो क्यों और कैसे, क्यों और कैसे मोटर चलता है, क्यों चलता है, बल्ब जलता है, क्यों जलता है, पंखा चलता है, क्यों चलता है, किसके कारण चलता है, कौन सा करंट इसमें आता है, ये सभी क्या होते हैं? आपके साइंस होता है। डिटेल पार्ट मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से कंप्लीट वीडियो को स्टडी करें। ओके, तो देखते हैं, अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न हमारा कितना अच्छा होने वाला है ये आप सभी लोग सोचेंगे। लेकिन आपको बता दें, साइंस के लगातार प्रश्न आपके सामने ऐसे ही प्रस्तुत होते रहेंगे और ये क्लास आपके लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, ये तो आप ही बताएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट कमेंट नहीं करते, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करिएगा, जिससे आपको हम एक अच्छा सिलेबस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, यही सिलेबस हमारे यूपी पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो गया, आरओ आरओ का, यानी कि जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सभी के लिए साइंस भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा बतानी है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर हम अति कणों की चाल के अध्ययन की बात करेंगे तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फिजिक्स यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। फादर ऑफ फिजिक्स, तो फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ फिजिक्स हम कहते हैं किसे? न्यूटन को। लेकिन अगर प्रश्न अगर आ जाए पेपर में कि न्यूटन जो है वो किस नाम से जाने जाते थे, तो न्यूटन का पूरा नाम क्या था? जैसे आ जाए कि फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, प्रश्न तो बहुत सरल है, लेकिन उसने प्रश्न को घुमा लिया और पूछ लिया कि आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग न्यूटन या फ्लेमिंग न्यूटन, एडवर्ड न्यूटन, ऐसे नाम दे दिए तो क्या होगा? तो न्यूटन का पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन। इन्हें कहते हैं हम, सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता किसे कहते? तो मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता की बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, यहीं से अगर बात करेंगे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक को किसने लिखा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, यानी कि हिंदी में बोले तो समय का संक्षिप्त इतिहास। लास्ट ईयर पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, ये क्या बोला था? समय का संक्षिप्त इतिहास, समय का संक्षिप्त इतिहास, ये भी पूछा था, राइट। और ये आपके पूछा गया है प्रश्न पत्र में, यानी कि द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसकी पुस्तक है?
तो पूछा गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है। तो फिजिक्स के जन्मदाता को सर आइजैक न्यूटन कहते हैं। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल में एक नियतांक होता है जिसे हम कैपिटल जी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल जी। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा आता है कि कैपिटल जी जो होता है इसका आपका मान कितना होता है? 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फिजिक्स जो है आपके वो किस पे निर्भर करता है? मात्र यूनिट पे ही निर्भर करता है। तो कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो ए मान आप याद रखिएगा 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल नियतांक का जो मान है, कांस्टेंट का जो मान है वो कितना है। ठीक है। भौतिक की किस शाखा के अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसी के अंतर्गत किया जाता है और इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। परमाणु भौतिकी, अगर परमाणु की बात करें, परमाणु तो परमाणु के 3 प्रमुख अवयव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। यानी कि 3 आपके किसके हैं? 3 अवयव से मिलकर बना होता है परमाणु। और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की अगर बात करें किसने खोज करी तो एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ना से बात करेंगे, ना से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो न्यूट्रॉन की बात करेंगे किसने खोज करी? चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। उसके बाद पा से प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। और अगर बात करें ईंट की खोज किसने करी तो ईंट पर है आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो सभी को पता है थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। थॉमसन। ठीक है, हम कह सकते हैं थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की क्या करी? खोज करी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ईंट पर नाच ये ट्रिक है, आपने बहुत पहले भी पढ़ी होगी ये ट्रिक, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है ये ट्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? दूरबीन की अगर बात करेंगे तो दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी और गैलीलियो ने ही तापमापी को भी खोजा था। तो दूरबीन व तापमापी की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसे क्या कहते हैं? गैलीलियो कहते हैं। फिजिक्स में एक बहुत बड़ा तत्व है कि जिस वर्ष न्यूटन की मृत्यु हुई उसी वर्ष गैलीलियो का जन्म हो गया। यानी कि जिस वर्ष न्यूटन की मृत्यु हुई उसी वर्ष क्या हो गया? गैलीलियो का जन्म हो गया। और गैलीलियो ने दूरबीन और तापमापी की खोज करी। तो तापमापी से क्या मापेंगे? तापमान मापेंगे। तो एक पायरोमीटर होता है और एक होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक यानी कि पायरोमीटर जो होता है वो क्या होता है आपका? इससे उच्च डिग्री के ताप मापे जाते हैं। तो प्रश्न बनेगा उच्च ताप का मापन किससे करते हैं? उच्च ताप का जो मापन करते हैं वो पायरोमीटर से करते हैं। और निम्न ताप का मापन किससे करते हैं? तो निम्न ताप का मापन क्रायोजेनिक से करते हैं। किससे करते हैं? क्रायोजेनिक से करते हैं निम्न ताप का मापन। ठीक है, और उच्च ताप का मापन किससे करते हैं? पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन करते हैं। राइट, इतनी बात आप लोगों को पता होगी अच्छे से। ठीक है, अब गैलीलियो ने तो खोज कर दी दूरबीन और तापमापी की। और पायरोमीटर हो गया हमारा, टेम्परेचर हम मापते हैं। और भी अगर टेम्परेचर मापे तो मानव शरीर का भी टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है ना, देखिएगा मानव शरीर का भी टेम्परेचर मापते हैं। इसमें किसमें मापते हैं? फ़ारेनहाइट में मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं और केल्विन मापते हैं। अगर केल्विन की बात करेंगे तो 310 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको जो भी टेम्परेचर बताएगा वो क्या उसमें बताएगा? फ़ारेनहाइट बताएगा, जिससे आपको पता चलेगा 100 डिग्री से ऊपर का बुखार हो गया। लेकिन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर 37 डिग्री वो आपको बता दे
कि आपको 37.1 डिग्री हो गया, तब आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बुखार नहीं है, लेकिन जब वो बताता है 100 से ऊपर आपका बुखार चला गया, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, इसके लिए फार्मूला है। अगर फ़ारेनहाइट का पैमाना दे रखा है तो डिग्री सेंटीग्रेड मान लेंगे। मैं मान लेता हूं अगर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक है, तो बताइएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आप यहाँ से एक सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, सी की जगह पर रख देते हैं 100/5, f माइनस 32/9, इससे कट करते हैं तो 20 आता है। 20 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 में प्लस का 32 जोड़ेंगे तो 212 आ जाएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाना जो होगा वो कितना होगा, 212 होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो देखिएगा, अभी वर्तमान समय की बात करेंगे तो सबसे ऊंची कहाँ पर लगी है, चिली में लगी है। अगर वर्तमान समय की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चिली में लगी है, सैंटियागो में। और अगर उस टाइम की बात करेंगे तो पहले कहाँ थी, भारत थी। और भारतीय जब था तभी ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो आंसर कहाँ है, भारत। और भारत में कहाँ पर है, तो भारत में लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह लद्दाख में। इतनी बात आपको पता है, ठीक है, लेह और लद्दाख में, ओके, राइट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको बता रहा है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है, यानी कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है, ठीक है। तो बताइएगा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर है। तो अगर राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की बात करेंगे तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला भी पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय रसायन विज्ञान प्रयोगशाला भी पूछ लेते हैं, राइट। अगर राष्ट्रीय रसायन विज्ञान प्रयोगशाला भी पूछ लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय जीव विज्ञान भी पूछ लेते हैं, फिर, है ना, एग्जाम में सभी पूछ ले और बोल दे कि मैचिंग कीजिए, सभी पूछ ले, उसके बाद बोलिएगा कि मैचिंग कीजिए ये निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हमारे होते हैं। तो कहाँ कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की बात करेंगे, ये कहाँ पर है, ये आपके नई दिल्ली में है, राइट। राष्ट्रीय विज्ञान की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पर है, पुणे में, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। और अगर बात करेंगे राष्ट्रीय जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान कहाँ पर है, तो जीव विज्ञान की अगर बात करेंगे तो जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है, ठीक है, तो जीव विज्ञान है आपके पालमपुर में, पालमपुर यानी कि हिमाचल प्रदेश में, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है आपकी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये 300 प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो कृपया करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। जितना आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे, जितना आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। नौकरी सब करते हैं, लेकिन आपको रैंक लेके आना है, पहली पहली दूसरी तीसरी रैंक लाइएगा तो आपको पूरा इंडिया जानेगा। वरना नौकरी तो सभी की लग जाएगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी नौकरी नहीं लगेगी। इसमें नहीं, किसी और में लग जाएगी, लेकिन आपका जो टारगेट है उसको बना के चलिएगा। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी नौकरी ना लगे, ठीक है। भारत में क्या है, भारत में यही है कि नौकरी सबको चाहिए लेकिन पढ़ना किसी को नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़िएगा और नौकरी भी करिएगा। जब आप मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा तभी आपको नौकरी मिलेगी। हो सकता है आप मेहनत ना करते हो, बट आपको लग रहा है कि हमें नौकरी तो चाहिए है लेकिन हमें पढ़ना ना पड़े। तो भाई पढ़ने से ऐसा है ना कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। जहां भी जाओगे ना मेहनत करेगा। जिंदगी हमको सिखाती है 30 साल तक, 30 साल के बाद आपको फिर समझ में आएगा काश उस टाइम पढ़ लिए होते तो आज हमारी नौकरी लग गई होती, ठीक है। 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते, कहीं पर फोन घुमा देते तो बात बन जाती अच्छे से। तो वो तो आपको जब ही मिलेगा ना जब आप पावर कमा लोगे। जब आप पावर नहीं कमा लोगे तो आपको क्या मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ लीजिएगा जितना आप पढ़िएगा, ठीक है। क्या आप खुद से पढ़िएगा, यहाँ से भी पढ़िएगा, और भी आपको लोग हैं कई सारे पढ़ाने वाले, वहां से भी पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। आप पढ़िएगा कहीं से, लेकिन मेहनत आप कम से कम 6 से 7 घंटे डेली करिएगा। पेपर हमारा बहुत ही नजदीक आने वाला है, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो देखिएगा नैनो कण के आकार की बात करेंगे, ठीक है। तो नैनो कण का आकार 100 से 1000 होता है, गलत है। पॉइंट से होता है, ये भी गलत है।
1 से 100 एनएम का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, करे पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। अब पुच्छल तारे की अगर बात करेंगे तो पुच्छल तारा जो होता है उसे धूमकेतु भी कहते हैं। पुच्छल तारे को धूमकेतु भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पुच्छल तारा क्या है? धूमकेतु भी है। ठीक है, पुच्छल तारा क्या है? आपका धूमकेतु है। तो दिशा सदैव होती है, क्या होती है? सूर्य से दूर की ओर होती है, सूर्य की ओर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्व। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने स्टडी करा होगा एकदम पुच्छल तारा, तो सूर्य से तो होती है लेकिन सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर की ओर होती है। अगर हम सूर्य की बात करें तो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सूर्य, इसे इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं हम सनलाइट। क्या बोलते हैं? सनलाइट। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश है हमारे पास में। और सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में दो गैसें होती है, एक तो होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है आपकी हीलियम। यानी कि दो गैसें होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है आपकी हीलियम। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 75% होती है, और हीलियम की बात करेंगे तो आपके 25% गैस होती है आपकी हीलियम पे। ठीक है, तो सूर्य दो गैसों का मिश्रण है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो सूर्य की किरणों में विटामिन भी होता होगा, तो सूर्य की किरणों में जो विटामिन होता है उसे कहते हैं विटामिन डी। ठीक है, तो सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? आपकी ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत। फिर ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी? ओजोन परत आपके अगर वायुमंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। तो 98% ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है मात्र 2% की होती है। उसी ऊष्मा में हमें बहुत सारी गर्मी भी लगती है। ठीक है, तो याद रखिए। अब सूर्य का प्रकाश अगर बात करेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो कह सकते हैं 500 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। यानी कि इसको अगर हम करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का भी समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का भी समय लगता है। यानी कि 500 सेकंड बोलते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड का समय बोलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 8 संग 48 होता है, 20 प्लस कर देंगे तो 500 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लगता है? ठीक है, 8.20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के अध्ययन की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं? हेलियोसिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सनलाइट, हेलियोसिस्मोलॉजी। तो हेलियोसिस्मोलॉजी बोलते हैं सूर्य के अध्ययन को। ठीक है, तो आपको पता है कि पुच्छल तारे जो होते हैं वो सूर्य से दूर की ओर होते हैं। सूर्य की ओर नहीं होते, सूर्य से काफी दूर की ओर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं पुच्छल तारा। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं पुच्छल तारा। एटीएम, एटीएम की अगर बात करें, एटीएम की बात अगर हम यहाँ से करें तो देखिएगा, एटीएम से क्या तात्पर्य है? एटीएम, आप लोग रुपए निकालते हो, एटीएम डाला रुपए निकाल दिए, क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं उसको। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, सी इसका राइट आंसर है। सभी को पता है, तो ज्यादा डिटेल की जरूरत इस पे नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा चंद्रमा। अभी हमने सूर्य पढ़ा, अब हम चंद्रमा पढ़ेंगे। चंद्रमा एक है, देखिएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो किससे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा कैसा हुआ? अदीप्ति हुआ। और सूर्य कैसा हुआ? प्रतिदीप्ति हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो प्रकार की वस्तु होती है, एक तो प्रतिदीप्ति होती है और एक हमारे पास में अदीप्ति होती है। अदीप्त, वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जो किसी अन्य स्रोत की सहायता से चमकती हैं, जैसे चंद्रमा, जैसे तारे। ये सब क्या? ये सब अदीप्ति हैं। सूर्य क्या है? प्रतिदीप्ति है। आप मुझे बताइएगा दूसरा एग्जाम्पल, आपको कमेंट में बताना है कि दूसरा एग्जाम्पल प्रतिदीप्ति का क्या होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट बताना है। चंद्रमा की बात करेंगे तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है आपके? चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन की अगर बात करें तो सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा क्या है? एक सैटेलाइट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, क्या है? चंद्रमा है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में और फिर से पूछाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण, यूरो फर्स्ट यूरो 2 का वाहन, ग्रीन हाउस प्रभाव, या कह सकते हैं उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस है उससे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो सबसे रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस के लिए, और इसको हम बोलते हैं CO2, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ठोस शुष्क बर्फ के नाम से भी इसको हम जानते हो। कई बार पेपर में पूछा भी गया है ठोस शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो CO2 को हम ठोस शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर CO2 ऑप्शन में ना होगा तो क्या होगा? आपका जलवाष्प होगा, वाटर वेपर होगा। ठीक है, कह सकते हैं मीथेन। ठीक है, आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आपके कैसे हैं? ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सब कैसी हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं आपकी। ओके, तो हाइड्रोकार्बन विजन जो संबंधित है वो पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है हमारा। पेट्रोलियम के लिए एक सिलेंडर होता है जो घरों में यूज होता है, जिसे हम कहते हैं LPG। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। बहुत सारे उत्पाद होते हैं। अब प्रश्न बनता है कि LPG का मुख्य अवयव क्या है? लास्ट ईयर UPPCS में पूछा गया है। मुख्य अवयव क्या है आपके किसका? LPG का। तो LPG का मुख्य अवयव है आपके ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो LPG का मुख्य अवयव है, राइट? ब्यूटेन है LPG का मुख्य अवयव है। ब्यूटेन से ही, LPG से ही एक बात बनती है जिसे हम कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित नेचुरल गैस। इसका जो मुख्य अवयव है वो क्या है? आपका मीथेन है, और इसी से बनती है आपकी प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव आपके मीथेन है। ठीक है, तो LPG का आपका ब्यूटेन है, लेकिन प्राकृतिक गैस और CNG का जो मुख्य अवयव है वो आपकी क्या है? CH4 है। अब CH4 की बात करेंगे तो आपके डेयरी उद्योग से निकलती है, यानी पशुपालन जहां पर होता है वहां से कौन सी गैस निकलती है? CH4 निकलती है। डेयरी उद्योग से एक गैस निकलती है, राइट? इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर की बात हमने करी, पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण के लिए हाइड्रोकार्बन को लॉन्च किया गया। करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए, हर के लिए, सभी सब्जेक्टों के लिए डिटेल वीडियो, दो वीडियो हर सब्जेक्ट के लिए लेके आएंगे। सिलेबस जब तक पेपर होगा तब तक पूरा सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं है। जैसे मान लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट है हमारे, उन सभी सब्जेक्टों के लिए इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, और यही प्रश्नों की चर्चा भी की जाएगी। ठीक है, आइसोबार क्या मापता है? वायुदाब को मापता है, बिल्कुल। आइसो हाइट ऊंचाई को मापता है। आइसो हेलन किसको मापता है? तो ये लवणता को मापता है। किसको मापता है? लवणता को मापता है, समुद्र की लवणता को मापता है। और आइसोबात किसको मापता है? गहराई को मापता है। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? सी। कौन सुमेलित नहीं है? तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है, सुमेल नहीं खाता है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, या अंटार्कटिका में? तो इसको जो निर्माण किया गया था, भारत का परमाणु अनुसंधान संस्थान है आपके, इसे 1984 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला है, यानी कि कह सकते हैं भारत का पहला है।
भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है आपके, कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री में है, अंटार्कटिका में है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में मैत्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मैत्री। मैत्री दूसरा हो गया, भारती कितना हो गया? तीसरा हो गया। अब प्रश्न पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है, तो देखिएगा आपके कौन सा दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और आपके भारती है, ये तीनों हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो आपका इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा सकता है कौन सा इसमें शामिल नहीं है, कौन सा अनुसंधान केंद्रों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके? इसका आंसर होगा आपका अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो विद्युत अनुचुंबकीय क्या होगा? जो एक चुम्बक से क्या होगा? आकर्षित नहीं होगा, चुम्बक नहीं लगेगी, उसे ही तो कहेंगे अनुचुंबकीय अचुंबकीय। ठीक है, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, तांबा नहीं होगा। Cu 29 ये नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, Al13 भी नहीं होगा आपका। ठीक है, Al13 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा बेस्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं होंगे आपके। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न सूचियों को सूची बी से सुमेलित करना है। ये संस्थान है आपके और ये इसकी क्या है? स्थिति है। ठीक है, केंद्रीय उच्च तिब्बतन संस्थान, सबसे सरल प्रश्न है, एक भी अगर पता है तो आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुझे पता है कि बंबई में है, सेम ही है। तो दूसरे का दूसरा, अब देखिएगा ए वाला कट गया और आपका ए वाला कट गया। ठीक है, केंद्रीय उच्च तिब्बतन संस्थान की बात करेंगे, ये आपके कहाँ पर है? वाराणसी में है, तो ए वाला भी कट गया आपका। आंसर आपका कौन सा हुआ? आंसर हो गया आपका ए। अब तीसरे की बात करेंगे, राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान की अगर बात करेंगे, ये कहाँ पर है? ठीक है, ये आपका यहीं पर है, बेंगलुरु में ही है। और केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी संस्थान कहाँ पर है? आपके हैदराबाद में है। लखनऊ से यहाँ से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका हो ही गया। ठीक है, ऑप्शन आपका हो गया बी। बी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, लेसर बीम, लेजर नहीं लिखा, लेसर लिखा, लेसर बीम का उपयोग कहाँ करते हैं? देखो इसका उपयोग जो करते हैं वो संवेदनशील अंगों में करते हैं। संवेदनशील अंगों की जांच करने में करते हैं, संवेदनशील अंगों की जांच करने में। तो आप देखिएगा और आप बताइएगा इसमें जो आपके ऑप्शन है इसमें सबसे संवेदनशील कौन सा है? इसमें सबसे संवेदनशील कौन सा है? कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर की बात करेंगे, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को किसका मनाते हैं? कैंसर दिवस मनाते हैं। हृदय की चलिए बात करते हैं, हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं, राइट। हृदय 1 मिनट में कहते हैं कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो क्या हृदय कभी आराम भी करता है? बिल्कुल आराम करता है। हृदय दो धड़कनों के बीच में और देव और अंजलि के बीच में आराम करता है। देव और अंजलि के दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। कोई समझा? देव और अंजलि। ठीक है, धड़कन मूवी देखे हो? ठीक है, धड़कन मूवी में देव और अंजलि दो धड़कनें होती हैं। तो कब आराम करता है? कौन आराम करता है इसमें? अक्षय कुमार आराम करता है। ठीक है, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के बीच में कौन आराम करता है? अक्षय कुमार। तो धड़कन मूवी देखिएगा और धड़कन मूवी में देखिएगा कि कौन आराम कर रहा है, तो अक्षय कुमार आराम कर रहा है। ठीक है, तो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है कौन? हृदय। तो प्रश्न बनता है हृदय कभी आराम नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत है। दो धड़कनों के बीच में आराम करता है हृदय। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं और जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, लॉजी जहां पर लगा होगा, आंख चिकित्सा के क्षेत्र में आंख का जो दान देने योग्य जो भाग है उसे कहते हैं कार्निया। कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तो उसे हम कार्निया कहते हैं। ठीक है, आंख की चिकित्सा पद्धति में, गुर्दे की चिकित्सा पद्धति में, तो ये देखिएगा कार्निया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। सबसे संवेदनशील जो अंग है हमारा वो क्या है? आपकी आंख। और मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है उसे हम कहते हैं स्किन, यानी कि त्वचा कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है
उसे क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, उसे हम त्वचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगले प्रश्न पर मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, फोर व्हीलर चलाते होंगे, ठीक है। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है आपके। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। टरबाइन हो गया, रेडिएटर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा आपका? तो इससे हम कह सकते हैं रेडिएटर हो गया। ठीक है, कहां पर हो गया आपका? रेडिएटर हो गया। ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण, तो ऊर्जा के रूपांतरण की अगर बात करेंगे तो देखिएगा ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, कितना अच्छा प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, आप इसमें कोई भी अगर जानते हैं तो आपका ऑप्शन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, आंटी को पुलिस बुला रही है या आंटी पुलिस बुला लेगी? तो आंटी पुलिस बुला लेगी। 75 डेसिबल से अगर ऊंची ध्वनि हो गई तो आंटी बिल्कुल पुलिस बुला लेगी। तो लाउड स्पीकर की ध्वनि जो होती है, लाउड स्पीकर क्या करता है? वैद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। तो पहले का तीसरा होगा, यानी कि दूसरे का थर्ड वाला होगा। तो देखिएगा, मैंने ऐसा नहीं है कि मुझको पहले से ही पता था, मैंने तो सिर्फ तुक्का इसमें लगा दिया। जैसे आप लोग तुक्का नहीं लगाते हैं, तो उसी प्रकार का ये बिल्कुल ठीक बैठा है। और एक से ही मैंने आपको करके दिखाया कि एक से ही हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने वही आपको करके दिखाया, सिर्फ एक क्वेश्चन से ही हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, वरना आंटी पुलिस बुला लेगी। ठीक है, ऊष्मा से वैद्युत क्या होता है? सौर ऊर्जा होती है। और अगर बात करेंगे, ठीक है, द्रव्यमान से ऊष्मा क्या होती? तो द्रव्यमान से ऊष्मा की बात करेंगे, ठीक है, सी की बात करेंगे तो सी का नंबर होगा आपका 2। और आपके ऊष्मा की बात करेंगे तो आपके दहन से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा? दहन से संबंधित होगा। करेक्ट। खनिज क्या है? तो खनिज क्या है भाई? खनिज क्या है? ठीक है, तो खनिज क्या है? तो खनिज क्या होते हैं? खनिज अकार्बनिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं खनिज? खनिज जो होते हैं वो अकार्बनिक ठोस होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देखिएगा, एक होते हैं खनिज और इन्हीं के पार्ट होते हैं अयस्क। इन्हीं के पार्ट होते हैं अयस्क। तो क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? या सभी अयस्क होते हैं खनिज होते हैं? बताइएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये बारे सुनिएगा किसके बारे में। देखिएगा, खनिज से अयस्क निकलते हैं। खनिज से क्या निकलते हैं? अयस्क निकलते हैं। तो सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क हो सकते हैं क्या? बताइएगा। रीजनिंग नहीं पढ़ रहा है, साइंस की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा जितने भी खनिज होते हैं उन्हीं से अयस्क निकलते हैं, इन्हीं खनिजों से अयस्क निकलते हैं। तो जितने भी अयस्क होते हैं वो सब खनिज होते हैं। जितने भी अयस्क होते हैं वो सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं। यानी कह सकते हैं सभी अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया कि खनिज क्या है, तो खनिज अकार्बनिक ठोस है। क्या है आपके? अकार्बनिक ठोस है खनिज। ठीक है, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो वाटर जेट तकनीकी वो होती है जिसमें छोटी सी पतली सी पाइपलाइन में तेजी से पानी डाला जाए और उसमें चालू कर दिया जाए। जहां कहां पर? खदानों के बेदन में किया जाता है। भीड़ नियंत्रण के लिए तो नहीं किया जाता है। ये फायर ब्रिगेड की बात कर रहा है कि भाई भीड़ इकट्ठी हो गई तो पानी की नली से पानी को बहा दे, तो ऐसे जनता नहीं भागती है। अग्निशामक यंत्र में आग लगने पर तो कतई प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंचाई में तो आपकी जैसी पद्धति हो वैसे प्रयोग किया जाता है। तो खदानों के बेदन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसमें? खदानों के बेदन में प्रयोग किया जाता है। साइटोट्रोन एक ऐसा संयंत्र है जिसका जो उत्पन्न किया जाता है, कृत्रिम ऊर्जा को उत्पन्न करता है। साइटोट्रॉन कैसा यंत्र है जो उत्पन्न करता है? किससे? कृत्रिम मौसम को।
तो बिल्कुल कृत्रिम मौसम को ही उत्पन्न कर सकता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा रसायन रिस्पॉन्सिबल है? कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायन रिस्पॉन्सिबल है सिल्वर आयोडाइड। कौन सा? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि को डीबी में मापते हैं, और ध्वनि मापने का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। ध्वनि मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अभी हमने पढ़ा था, उसी प्रकार के दूसरा प्रश्न आ गया, जो चिम्मक की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो लोहा तो सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन आपके, ठीक है, नाइट्रोजन होगा। तो क्या है आपके? ऑक्सीजन जो है वो कौन सा है? प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रकृति में अनुचुंबकीय है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। खोजे आपको सभी को पता ही होंगी, यानी कि अगर बात करें एफई, एफई का परमाणु क्रमांक 26 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर बात करें ऑक्सीजन का, ओ से आपका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और नाइट्रोजन अगर 9 की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। ठीक है, ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, और एक गैस आपके ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा बार मैंने आपको प्रश्न, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। ठीक है, अब हमारी क्लास लगातार जारी रहेंगी, तो दोस्तों बने रहिएगा। ज्ञान जीएस के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 जनवरी से हम लोग लूसेंट की बुक को पढ़ने वाले हैं, तो लूसेंट की हम पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पहले, और आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल जितनी भी लूसेंट हमारी बुक है, उससे दुगना सिलेबस उससे हम पढ़ेंगे। तो आपको कोई भी पेड क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं है। देखिएगा, आप 1 जनवरी को हम लॉन्च करते हैं आपके लिए लूसेंट की किताब को। ठीक है, तो अब मिलेंगे पीडीएफ के लिए। आप लोगों को पता है किस नंबर पर जाना है, सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम नई क्लास में मिलेंगे, और नई क्लास में फिर से शुरू करेंगे नई क्लास को। धन्यवाद। ओके, बाय।